हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल आद्या स्टडी एकेडमी में। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं सीटेट 7 और 8 फरवरी को आए कुछ डाउटफुल प्रश्नों का, जिसको कि कैंडिडेट को लगता है कि इसका कुछ दूसरा करेक्ट आंसर होगा, लेकिन आयोग ने दूसरे ऑप्शन को ही करेक्ट आंसर बताया है। तो किस आधार पर बताया है, ऑथेंटिक प्रूफ के साथ यहाँ पे हम डिस्कस करते चलेंगे। और उसके अलावा कौन से क्वेश्चन को आपको चैलेंज करना है, कौन से क्वेश्चन को चैलेंज नहीं करना है, ये भी यहाँ पे हम डिस्कस करते चलेंगे। क्योंकि पर क्वेश्चन आपके 1000 रुपये लगते हैं एक क्वेश्चन चैलेंज करने के लिए। ये बड़ा अमाउंट है, तो आप उसी क्वेश्चन को चैलेंज करिए जिस क्वेश्चन में आपको विद प्रूफ बिल्कुल क्लियर हो कि ये हमारा सही है आंसर और आयोग ने इसको गलत बताया है। तो यहाँ पे हम साइंस, एसएसटी और ईवीएस के प्रश्नों को डिस्कस करेंगे। ये ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं रहेगी, लेकिन आपके लिए बहुत यूजफुल वीडियो रहेगी। तो शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर बने रहिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पहला प्रश्न है आपके एग्जाम में 8 फरवरी को आया हुआ एक प्रश्न। ये बहुत ज़्यादा डाउटफुल प्रश्न है, क्योंकि देखिए यहाँ पे दो प्रोसेस आपको दी हैं, दो प्रक्रिया दी हैं। एक क्या है, जंग के से रोकथाम के लिए यस्दीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस की जाती है, बिल्कुल करेक्ट है। और दूसरा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर। अब हमको पता है कि जो इलेक्ट्रोप्लेटिंग ऑफ कॉपर है ये एक प्रकार की कैसा चेंज है, ये एक प्रकार का केमिकल चेंज है। लेकिन अगर यस्दीकरण या गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस पे आते हैं तो यहाँ पे जो 7th के आपकी एनसीईआरटी है वो कुछ 7th और 10th की एनसीईआरटी कुछ दूसरा बताती है, और 11th 12th में इसको केमिकल चेंजेस माने गए हैं। तो ये देखिए, अगर आप 7th की एनसीईआरटी देखते हैं तो यहाँ पे ये लिखा है, दीज कोड्स शुड बी अप्लाइड रेगुलरली टू प्रिवेंट रस्टिंग, अनदर वे टू डिपॉजिट अ लेयर ऑफ अ मेटल लाइक क्रोमियम और जिंक। यानी कुल मिला के ये बोला गया है कि जो रस्टिंग आयरन है उसके ऊपर जंग से बचाने के लिए क्रोमियम या फिर जिंक की एक लेयर डिपॉजिट की जाती है। यानी जो आयरन है उसके कोई प्रॉपर्टी में चेंज नहीं किया जाता, जस्ट एक लेयर डिपॉजिट की जाती है। इसी को क्या बोलते हैं, गैल्वेनाइजेशन या यस्दीकरण की प्रक्रिया बोलते हैं। तो अगर उसके प्रॉपर्टी में कोई चेंज नहीं की जाती तो ये कैसा चेंज है, एक प्रकार का फिजिकल चेंज है। तो आपके 7th और 10th की जो एनसीईआरटी है वहाँ पे इसको फिजिकल चेंज कंसीडर किया गया है, जबकि आप 11th 12th में यही जाते हैं तो इसको केमिकल चेंज के रूप में बताया गया है। तो ये एक डाउटफुल प्रश्न है, आप इसको चैलेंज मत करिएगा, क्योंकि इसमें क्या है आपका एक्सेप्ट नहीं होगा और नंबर नहीं बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, ये आपका 7th फेब को आया हुआ प्रश्न है। कैक्टस इज अ डिजर्ट प्लांट। हम सभी को पता है ये क्या है, एक प्रकार का अवलोकन है, ऑब्जर्वेशन है। ठीक, दूसरा A1, A2, A3 तीन यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं, तीन यहाँ पे स्टेटमेंट दिए हैं। अ डिजर्ट प्लांट हैज़ वेरी स्मॉल साइज्ड लीव। ये बोला है कि जो डिजर्ट प्लांट है उसकी जो लीव्स होती हैं बहुत छोटे साइज की होती हैं। स्मॉल साइज्ड लीव हेल्प इन रिड्यूसिंग द लॉस ऑफ वाटर। देखिए ये क्या है, एक प्रकार का इन्फेरेंस है। जो A3 दिया है ये एक प्रकार का क्या है, इन्फेरेंस है। ठीक, ये तो चलिए हम मान लिए, लेकिन कैक्टस इज अ डिजर्ट प्लांट ये क्या है, एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन है। और यहाँ पे देखिए जो A2 दिया है, अ डिजर्ट प्लांट हैज़ अ वेरी स्मॉल साइज्ड लीव, ये भी क्या है, एक प्रकार का ऑब्जर्वेशन है। तो लेकिन यहाँ पे जो आयोग है इसको क्या माना है, इन्फेरेंस माना है। अब इसको किस आधार पे इन्फेरेंस माना है उसको हम आपको यहाँ पे डिस्कस करके बताते हैं। यहाँ पे अगर आप 6th के एनसीईआरटी में जाते हैं तो यहाँ पे देखिए एक एक्टिविटी 3 दिया है। यहाँ पे बोला है, बीइंग प्लॉटेड कैक्टस एंड अ लीफी प्लांट टू द क्लासरूम। कुल मिला के ये बोला है कि एक पॉलीथीन बैग में कुछ पार्ट्स कैक्टस का और कुछ लीफी प्लांट का आप एक क्लासरूम में रखिए, फिर वो एक्टिविटी करने के लिए बोलते हैं। और ये बोलते हैं कि आप देखिए यहाँ पे क्या आपको डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे ये जो डिफरेंसेस निकल के आया है, तो ये निकल के आया है कि डिजर्ट प्लांट लूज वेरी लिटिल वाटर थ्रू ट्रांसपिरेशन, यानी थ्रू ट्रांसपिरेशन। यानी ये बोला गया है कि जो कैक्टस प्लांट है, ये जो डिजर्ट प्लांट है, वो बहुत कम वाटर का लॉस करता है ट्रांसपिरेशन के थ्रू। द लीव्स इन डिजर्ट प्लांट आर आइदर एब्सेंट और वेरी स्मॉल और टैनी इन द फॉर्म ऑफ स्पाइंस। मतलब ये बोला गया है कि जो लीव्स होते हैं डिजर्ट प्लांट के, वो या तो एब्सेंट होते हैं या तो फिर इतने छोटे होते हैं जैसे कि कांटे के रूप में पाए जाते हैं, स्मॉल साइज या फिर कांटे के रूप में पाए जाते हैं। तो यहीं से ये एक एक्टिविटी के अंदर ही ये क्या क्वेश्चन आपका बनाया गया है, एक्टिविटी से ही आपका क्वेश्चन यहाँ से उठा के लिया गया है। इसीलिए इस क्वेश्चन को जो फर्स्ट यानी A1 और A2 है तो इसको क्या माना गया है, इन्फेरेंस माना गया है। इसीलिए आयोग ने ऑप्शन नंबर 4 को यहाँ पे करेक्ट आंसर माना है।
अब ये आपका एक ईवीएस का प्रश्न है, इसमें भी बहुत ज़्यादा, ये तो आपका आयोग ने इनकरेक्ट आंसर दिया है, आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। अब देखिए कैसे, यहाँ पे देखिए मैं टाइप करके लाई हूँ, क्योंकि जो आपका पेपर का क्वेश्चन था थोड़ा सा ब्लर था, इसलिए यहाँ पे टाइप करके देख रहे हैं। तो यहाँ पे बी हाइव से एक प्रश्न था और यहाँ पे ए बी सी डी 4 आपके स्टेटमेंट दिए हैं, पूछा था कौन सा करेक्ट है, कौन कौन से जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, कौन से स्टेटमेंट करेक्ट है। तो ए क्या है, एवरी वी हाइव हैज़ ओनली वन क्वीन बी दैट लेस एग्स। यहाँ पे ये बोला है कि यहाँ पे एक छत्ते में केवल एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, बिल्कुल करेक्ट। छत्ते में कुछ नर मक्खी होते हैं जो छत्ते का निर्माण करते हैं, ये देखिए क्या है, ये गलत है। यहाँ पे ए सही है, सी सही है और डी सही है। यानी अगर करेक्ट आंसर की बात की जाए तो करेक्ट आंसर यहाँ पे कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट होगा, ए सी और डी। लेकिन आयोग ने ऑप्शन नंबर सेकंड को करेक्ट आंसर माना है, जो कि बिल्कुल गलत है। आप इसको चैलेंज कर सकते हैं। हम एनसीईआरटी प्रूफ के साथ इसको देखते हैं। देखिए यहाँ पे क्लियरली लिखा है एवरी वी हाइव्स हैज़ वन क्वीन बी दैट ले एग्स, जो कि ऑप्शन नंबर ए बता रहा था। दूसरा क्या है, देयर आर ओनली फ्यू मेल्स इन हाइव, मोस्ट ऑफ द बी इन हाइव आर वर्कर बी, दीज बी वर्क ऑल द डे। ये ऑप्शन नंबर आपका सी बता रहा था कि जो आपका बी हाइव है उसमें ज़्यादातर मेल्स, क्यों कुछ ही उसमें मेल मधुमक्खियाँ होती हैं, बाकी कैसी होती हैं, वर्कर मधुमक्खियाँ होती हैं जो कि पूरा टाइम काम करती रहती हैं। और कुछ चीज़ें और नीचे दी हैं, ऑल्सो लुक आफ्टर, जो ये वर्कर मधुमक्खियाँ होती हैं, दीज मेक द हाइव एंड ऑल्सो लुक आफ्टर the baby bees. They fly around the flowers in search of nectar. They collect nectar from flowers for honey. When one bee find flower with nectar, it does a special kind of dance by which the other bee can know वेयर द नेक्टर इज। मतलब कुल मिला के ये बोल रहा है कि ये फ्लावर के चारों तरफ क्या करती हैं, सच नेक्टर के लिए फ्लावर के चारों तरफ घूमती रहती हैं। जब इनको मिल जाता है नेक्टर तो ये एक स्पेशल काइंड का डांस करती हैं, जिससे कि दूसरे मधुमक्खियों को भी पता चल सके कि यहाँ पे नेक्टर प्रेजेंट है और वो भी वहाँ पे पहुँच पाएँ। तो ये एनसीईआरटी में आपका बिल्कुल ए टू जेड वही स्टेटमेंट दिया है जो कि आपके क्वेश्चन में दिया है। देखिए ऑप्शन नंबर बी पे क्या दिया है कि देयर आर फ्यू मेल्स इन द हाइव हु मेक्स द हाइव, वो मेल्स हाइव का निर्माण नहीं करते हैं, छत्ते का निर्माण नहीं करते हैं। सी वाला क्या दिया है, अभी हम पढ़ के आए हैं, द नंबर ऑफ फीमेल्स इज मच मोर देन द मेल्स इन द हाइव, बिल्कुल करेक्ट है। दीज फीमेल्स बी द वर्कर बीज हु वर्क ऑल द डे, दे ऑल्सो लुक आफ्टर द बेबी बीज, बिल्कुल करेक्ट है। सी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। उसके बाद डी वाला क्या दिया है, डी दिया है द वर्कर बी फ्लाई अराउंड द फ्लावर्स इन सर्च ऑफ नेक्टर ऑफ हनी, ऑन फाइंडिंग flowers nectar they do a special kind of dance by which the other bees also join them to collect nectar। यहाँ पे collect होगा to collect the nectar। तो यहाँ पे देखिए ए भी बिल्कुल करेक्ट है, सी भी बिल्कुल करेक्ट है और डी भी बिल्कुल करेक्ट है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होना चाहिए, फर्स्ट होना चाहिए, जबकि आयोग ने सेकेंड ऑप्शन को करेक्ट माना है। तो आप इसको बिल्कुल भी चैलेंज कर सकते हैं। Why is the globe considered as a true model of Earth? Choose the most appropriate statement। यहाँ पे पूछा है ग्लोब को पृथ्वी का वास्तविक प्रारूप क्यों माना जाता है, सर्वाधिक उपयुक्त कथन का चयन कीजिए। देशों, महाद्वीपों तथा महासागरों को उनके सही आकार में दिखाया जाता है। यह गोलाकार आकृति का होता है, यह गेंद की तरह है, यह स्थिर है। तो यहाँ पे देखिए करेक्ट आंसर, अगर आप एनसीईआरटी में जाते हैं तो एनसीईआरटी में बिल्कुल करेक्ट दिया है कि ग्लोब को पृथ्वी का वास्तविक प्रतिरूप माना जाता है। और साथ ही एक लाइन ये दी है कि यह देशों, महाद्वीपों, महासागरों को उनके सही आकार में, सेम सही साइज में शो करने का या दिखाने का काम करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। आप इसको भी चैलेंज कर सकते हैं। तो ये कुछ रहे हमारे महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि डाउटफुल प्रश्न थे। इसमें कुछ प्रश्नों को हमने बताया है कि आप किसको चैलेंज कर सकते हैं और किसको आप रहने दीजिए, आप उसको चैलेंज मत करिए। हालांकि मैं कई बार आपको बता चुकी हूँ कि आप पेडागोजिकल जो प्रश्न हैं, शैक्षणिक मुद्दे वाले प्रश्न हैं, आप उनको चैलेंज मत करिए, क्योंकि वहाँ पे जिसको मान लिया उसको मान लिया। अब किस आधार पे माना उसका आपको कोई ऑथेंटिक प्रूफ नहीं होता। आप थ्योरेटिकल वाले पोर्शन पे जाइए। जितने भी आपके थ्योरी वाले प्रश्न हैं, थ्योरेटिकल प्रश्न हैं, आप उनको चैलेंज करिए और उसका एक एनसीईआरटी प्रूफ के साथ आप चैलेंज करिए। अगर आपके पास एक ऑथेंटिक प्रूफ है, आपको लगता है कि हाँ ये प्रश्न गलत है, आयोग ने इसको गलत बताया है, तो आप उसको जरूर से चैलेंज कर सकते हैं। लेकिन पेडागोजिकल प्रश्नों से आप क्या करिएगा, स्किप करिएगा, आप उसको चैलेंज मत करिएगा। तो आज के वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और महत्वपूर्ण सूचनाओं के साथ। तब तक के लिए अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और नई वीडियो का नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा। धन्यवाद।